नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आपकी जो पशु परिचर की वैकेंसी आई है उसके अंदर आपके दो पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। जो आपका पार्ट बी है उसके अंदर आपके एनिमल हस्बेंड्री, कहने का मतलब है पशुपालन विज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 45 क्वेश्चन आपके हैं। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पशुपालन विज्ञान का सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से हमें उसको कवर करना है और कहां से हम पढ़े और कितना डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं पशुपालन विज्ञान पार्ट बी, और टोटल आपके जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो 150 आपके आने वाले हैं, जिसमें आपके 45 क्वेश्चन आपके पशुपालन विज्ञान पार्ट बी से हैं, कहने का मतलब एनिमल हस्बेंड्री से हैं। अगला आप लोगों का क्वेश्चन होगा कहां से और कैसे पढ़े, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी जो पशुपालन विज्ञान है इसका सिलेबस क्या होने वाला है। आप लोगों ने सिलेबस को देखा होगा, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में उसी सिलेबस को मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम उसको कवर करेंगे। भाई टोटल 45 क्वेश्चन है, तो 45 क्वेश्चन को हमें कैसे कवर करना है। तो आपका जो सिलेबस है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आसानी से हम उसको कवर कर सके, आसानी से हम उसको समझ सके और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे। 4 पार्ट कौन कौन से हैं आओ देखो। सबसे पहला आपका जो पार्ट आता है इसको हमने नाम दिया है एलपीएम। अच्छा, एलपीएम का मतलब क्या होता है? तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। कहने का मतलब है पशुधन प्रबंधन। आपके जितने भी पशु हैं, आपने सिलेबस के अंदर देखा होगा एक लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान के प्रमुख पशुओं की नस्लें। तो जितने भी आपके पशु हैं, अब पर्टिकुलर उसमें नहीं दे रखा कि कौन कौन से हैं, तो एलपीएम के अंदर कौन कौन से एनिमल हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में है, तो इस एलपीएम में हम कवर करने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पशुधन प्रबंधन। अब इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से एनिमल आते हैं और उनमें हमें कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ेंगे और यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में आओ डिटेल से जानते हैं। इसके अंदर आपके सिलेबस में जैसे कि काऊ है, गाय के बारे में आपको दे रखा है। इसके अलावा भैंस है, बफेलो है। इसके अलावा भेड़ है, सिप। इसके अलावा गोट, बकरी है। इसके अलावा आपके केमल, ऊंट है। रेगिस्तान का जहाज है। इसके अलावा मुर्गी पालन आपके हैं, पोल्ट्री आपके दे रखा है। अब इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप लोगों को इनकी नस्लें याद करनी है। क्या याद करनी है? नस्लें। भाई जो राजस्थान की प्रमुख नस्लें हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है, इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि पर्टिकुलर हम गाय की बात करें, अब जो गाय है इसके अंदर भी अलग अलग तरीके से नस्लों को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि किसान कुछ नस्लों को इसलिए पालता है ताकि उसको दूध की प्राप्ति हो सके, तो ऐसी नस्लों को हम बोलते हैं दूधारू नस्लें। वो नस्लें हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि बताइए इनमें से कौन सी नस्ल है जो बोझा ढोने के लिए पाली जाती है, उनको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, उनको भार वाहक नस्लें कहा जाता है। इसके अलावा कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनको किसान दोनों के लिए पालता है। कहने का मतलब है किसान चाहता है कि यार मुझे दूध की प्राप्ति भी हो जाए और इसके जो बैल हैं वो बड़े होकर क्या करे, खेतों में काम भी करे। कहने का मतलब है बोझा ढोने का कार्य भी करे। ऐसी नस्लों को ड्यूअल पर्पस ब्रीड कहा जाता है, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें कहा जाता है। उनको भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। कुछ नस्लें संकर नस्लें हैं, उन नस्लों को भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नस्लों से क्या बनता है? तो देखो नस्लें तो हमें याद करनी है एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नस्लों से। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है जो भी नस्ल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका ओरिजिन आपको याद होना चाहिए। अच्छा सर, ओरिजिन का क्या अभिप्राय है? तो ओरिजिन का मतलब है कि उसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है।
जैसे पर्टिकुलर कोई ब्रीड है, जैसे मुर्रा बफेलो है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जैसे थार पारकर है, हरियाणवी है, नागौरी है, राठी है, इनका ओरिजिन कहाँ से माना गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपके ओरिजिन से बनता ही बनता है। जो आपकी नस्लें हैं उनसे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ओरिजिन का हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बनता है वो इसकी विशेषता से बनता है। विशेषता की अगर हम बात करें कि सर विशेषता से कैसे क्वेश्चन आता है, तो आओ देखो, विशेषताएं की अगर हम बात करें तो देखो पर्टिकुलर कोई ब्रीड है, उसकी पर्टिकुलर एक विशेषता आप लोगों को दी जाएगी कि बताइए ये कौन सी गाय की विशेषता है। जैसे कि क्वेश्चन आया कि बताइए जो लंबे लटकते हुए कान होते हैं कौन सी गाय की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा दराती जैसे सींग किस भैंस की मुख्य विशेषता है। जेट ब्लैक रंग जो होता है कौन सी भैंस का होता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई पर्टिकुलर गाय भैंसे तो होती है, अब गायों के अंदर अलग अलग नस्लें हैं, अब उन नस्लों को कैसे पहचानेंगे, उनकी विशेषता होगी ना पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर कोई विशेषता आपको दे दी जाएगी या उनका अन्य नाम आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस क्षेत्र में इस नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, ये नस्ल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसकी यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या अभिप्राय, तो यूटिलिटी का मतलब है इसकी उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है कि नस्ल दूध कितना देती है, इसका लैक्टेशन पीरियड कितना है, दुग्ध काल आपने पढ़ा होगा कितने दिन तक दूध देती है, इसके दूध में फैट परसेंटेज कितना होता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके जो भी एनिमल आपके सिलेबस में है, जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, मुर्गी है, इन सब की नस्लें आपको याद करनी है और नस्लें मैं आपको याद करवाऊंगा। ऑलरेडी मैं आपको जो एलपीएम वाला पार्ट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये कंप्लीट करवा चुका हूं और आपका एक भी क्वेश्चन उनके बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर कैप्टन एग्रो सर्च करना है, उसमें आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर आपको एनिमल हस्बेंड्री की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना है और उसके अंदर करीबन 19 से 20 वीडियोस हैं जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री काफी अच्छा हो जाएगा, जिसके अंदर हमने एलपीएम को पूरा कवर कर रखा है। क्योंकि आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके अंदर भी आपके पशुपालन विज्ञान आता है, तो दोनों में जो सिलेबस है ना काफी हद तक मिलता जुलता है। तो वहां मैंने अच्छे तरीके से इनको कवर करवा रखा है। जितनी भी नस्लें हैं इनके बारे में बता रखा है, इनके अन्य नाम क्या है, इसके अलावा ओरिजिन कहां से माना गया है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है, यूटिलिटी क्या है, ट्रिकली मैंने आपको याद करवा रखा है। अगर आप लोगों ने एक बार वीडियो देख लिया उसी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो बात की हमने गाय की, इसके अलावा आपके बफेलो हैं, इसके अलावा आपके भेड़ हैं, अब कितनी नस्लें हैं ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसके अलावा बकरी है, ऊंट है, मुर्गी पालन। तो पहला पार्ट हमारा कौन सा है, एलपीएम। जो आपके पशुपालन विज्ञान है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसको हम पशुधन प्रबंधन बोलते हैं, और इसके अंदर जितने भी आपके पशु हैं उन सभी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेकंड पार्ट हमारा आता है, इसको हमने नाम दिया है वेटरनरी साइंस। देखो आप पशु परिचारक बनने वाले हो तो पशुओं के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक। जैसे कौन सी नस्ल है, इसमें कौन से रोग होते हैं, बीमार पशु की क्या पहचान है, स्वस्थ पशु की क्या पहचान है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है, बधियाकरण कैसे करते हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक जो आपके हैं वेटरनरी साइंस के आपके सिलेबस में दे रखे हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं आओ देखो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट वेटरनरी साइंस या वेटरनरी विज्ञान का है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आप लोग पढ़ोगे, एनिमल अटेंडेंट के लिए जो आपके एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस है, तो इसमें आपके जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। अब कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, कैसे करते हैं, सबसे पहले किसने किया, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो प्राकृतिक रूप से एक सांड एक वर्ष में 100 गायों को गर्भित कर सकता है, जबकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान है इससे एक वर्ष में
एक सांड से 1000 गायों को गर्भित करवाया जा सकता है। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं किसके अंदर, कृत्रिम गर्भाधान, जो आपके वेटरनरी के अंदर आता है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक आपके दे रखा है बधियाकरण, कास्ट्रेशन। अच्छा, बधियाकरण क्या होता है? नसबंदी का नाम आपने सुना होगा, क्यों करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं बधियाकरण के अंदर। अगला टॉपिक हमारे पशु प्रजनन है, एनिमल ब्रीडिंग कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन सी विधियां हैं, सब कवर करेंगे। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य, एनिमल हेल्थ। अब देखो एनिमल हेल्थ का अभिप्राय ये है, इसके अंदर हम देखेंगे स्वस्थ पशु की क्या पहचान है। इसके अलावा हम देखेंगे जो बीमार पशु हैं उसकी क्या पहचान है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे, उन सबको हम देखेंगे। भाई बॉडी का तापमान बढ़ रहा है, नाड़ी की गति बढ़ रही है या घट रही है, श्वसन दर इसकी कैसी चल रही है, कैसे मेजर करेंगे, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो एनिमल हेल्थ में एक तो पशु स्वास्थ्य जो आपका है, इसके अलावा इसके अंदर हम देखेंगे रोगों का वर्गीकरण, रोगों का वर्गीकरण, और जो आपके मुख्य मुख्य रोग हैं जो राजस्थान में होते हैं उन रोगों को भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कौन से रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं, कौन से रोग हैं जो विषाणु से होते हैं, कौन से रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, कौन से रोग हैं जो अन्य कारक के द्वारा होते हैं, तो सब हम कवर करने वाले हैं जो आपके एनिमल हेल्थ वाला टॉपिक है, पशु स्वास्थ्य है इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे रोग, जो आपके इंपोर्टेंट रोग हैं, जैसे खुरपका, मुंहपका है, ठीक है, ऐसे कई सारे रोग हैं, गलगोटू रोग है। अब रोगों से क्वेश्चन क्या आता है, इसको भी डिटेल में ले जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बनता है वो बनता है इसके रोग कारक से। किससे बनता है? रोग कारक की। बताइए इस रोग के होने का कारक क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है। जीवाणु है तो कौन सा जीवाणु है, विषाणु है तो कौन सा विषाणु है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। इसके अलावा कोई डिजीज हो गई पर्टिकुलर, उस रोग की क्या पहचान है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि हाँ इसमें गलगोटू है, इसमें खुरपका मुंहपका रोग है, इसमें एंथ्रेक्स रोग है, इसमें पशु माता रोग है। लक्षणों से हम पहचानेंगे तो लक्षण भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि उसके क्या लक्षण है। इसके अलावा उनका उपचार हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी दवाई देंगे, वो सब हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम बात करेंगे टीकाकरण की। भाई टीके अगर हम लगा देंगे तो रोग होगा ही नहीं, तो कौन सा टीका कब लगाया जाता है, कौन से पशु में कौन से महीने में लगाते हैं, कौन कौन से टीके लगते हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं टीकाकरण के अंदर, और ये भी आपके वेटरनरी साइंस का एक पार्ट है। अगला हमारा टॉपिक आता है भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। इनका स्वास्थ्य कैलेंडर हम बनाते हैं, तो कैलेंडर भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये आपके वेटरनरी साइंस का पार्ट है। अब तक आपके, मैंने कहा ना, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री है, आपके एनिमल अटेंडेंट वैकेंसी के लिए, जो आपके पशु परिचारक हैं, इसके लिए जो पशुपालन विज्ञान का सिलेबस है उसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से भी पढ़ो लेकिन ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। भाई टॉपिक कवर कर लिए तो बहुत आसान है। देखो जो अदर आपके 105 क्वेश्चन आने वाले, उसके अलावा ये 45 क्वेश्चन आपके इतने आसान हैं, अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि आसान होता है और याद करना और आसान होता है। मैंने ट्रिकली तरीके से ये सारे के सारे टॉपिक उस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाए हुए हैं, तो आज से और अभी से स्टार्ट कर देना। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। आओ आगे बढ़े, अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डेयरी साइंस या डेयरी टेक्नोलॉजी या दुग्ध विज्ञान। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आओ देखो। जो आपके डेयरी साइंस है, कहने का मतलब दुग्ध विज्ञान, इसमें आपके सबसे पहले जैसे कि मिल्क हम पढ़ेंगे, मिल्क क्या होता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, जो दुग्ध उत्पाद हैं, भाई जो दूध है, दूध से और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, जैसे घी बनता है, मक्खन है, पनीर है, खोआ है ना। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे कैसे बनते हैं, इनकी विधियां कौन कौन सी होगी, इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम कवर करेंगे किसके अंदर, जो आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वाला टॉपिक है इसमें। इसके अलावा अगला है दूध दोहन की विधियां। अब दूध निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, दूध कितने समय में निकाला जाता है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, वो सब हम कवर करने वाले हैं किसके अंदर, दूध निकालने की विधियां और दूध स्त्रवण काल।
कोई गाय गर्भित है, वो ब्याई, ठीक है, उसके कितने दिनों तक वो दूध देगी, उसका लैक्टेशन पीरियड कितना होगा, 300 दिन होगा, 400 दिन होगा, ठीक है। इस तरीके से पर्टिकुलर जो भी होगा पर्टिकुलर इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगला टॉपिक आता है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। एक तरीके से कहने का मतलब है जो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन है हम कैसे करेंगे, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, गंदगी वगैरह होती है उनसे दूर रखना है क्योंकि बीमारियां वगैरह होती है कई सारी, ठीक है। तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए, बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे, कौन कौन से उपकरण हम काम में लेंगे, कौन कौन से जो मटेरियल हैं काम में लेंगे, वो सब हम कवर करेंगे किसके अंदर, पशु स्वास्थ्य के अंदर। अगला टॉपिक हमारा आता है डेयरी विकास गतिविधियां कौन कौन सी है, उसको हम देखने वाले हैं डेयरी साइंस में। इसके अलावा प्रति व्यक्ति दूध, मांस व अंडे की उपलब्धता, कि डेली एक व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए, कितना अंडा खाना चाहिए, कितना मांस खाना चाहिए, अवेलेबिलिटी कितनी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, तो सब हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अगला लास्ट हमारा टॉपिक आता है डेयरी साइंस का, ऊन, मांस, दूध व मांस का देश व राज्य में स्थान कौन सा है, कहने का मतलब है प्रथम स्थान है, द्वितीय है, तृतीय है, कुल दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है, कुल अंडा उत्पादन कितना है, कुल मुर्गियों की संख्या कितनी है, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब तक मैंने आपको जो पशुपालन विज्ञान है इसके 3 पार्ट आपको बताए हैं। पहला एलपीएम था जिसके अंदर हम जितनी भी नस्लें हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु हैं उनको कवर करेंगे। सेकंड हमारा वेटरनरी साइंस का था जिसके अंदर जितने भी टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए। थर्ड हमारा डेयरी साइंस है कि डेयरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सारा ही एक एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है बट इसको भी और आसान भाषा में समझाया है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, अच्छे तरीके से आप कवर कर सके। आओ आगे बढ़े। लास्ट हमारा पार्ट जिसको मैंने नाम दिया है अदर, अन्य, या आप चाहो इसको मैनेजमेंट या प्रबंधन भी नाम दे सकते हो, ठीक है। जो टॉपिक बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे हम अदर में लेने वाले हैं। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक है, तो देखो पशुओं की उम्र ज्ञात करना। भाई हम हमारी तो डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं बट जो एनिमल हैं उनकी उम्र का पता कैसे लगाए। जैसे मान लो आप किसी मेले में गए, ठीक है, गाय भैंस लेने के लिए। अब गाय भैंस लेने के लिए गए आप, तो आपको क्या जो बुढ़ऊ है वो चाहिए, मतलब उसकी उम्र का पता तो आप लगाओगे। अब सामने वाला हो सकता है सही आपको बताए या नहीं बताए, तो आपको खुद को आना चाहिए ना कि हाँ यार इसकी उम्र लगभग इतनी तो है। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम उम्र का पता लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम घर वालों के साथ गाय भैंस लेने के लिए मेले में जाते हैं तो दांत वगैरह देखते हैं, उसकी त्वचा देखते हैं, उसकी आंखें देखते हैं, उसका आयन देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ इसकी एज लगभग इतनी होगी और हम इस गाय भैंस को खरीदेंगे, इसका दुग्ध उत्पादन इतना होगा। तो कहने का मतलब है उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा अगला है पशु मेले। राजस्थान में कौन कौन से पशु मेले लगते हैं, कब लगते हैं, कहां पर लगते हैं, उनमें कौन सी नस्लों का आयात निर्यात किया जाता है, सब हम पशु मेलों के अंदर कवर करने वाले हैं। अगला है पशु गणना, एनिमल सेंसस। पशु गणना कब से स्टार्ट हुई, सबसे पहले कब हुई, स्वतंत्र भारत में कब हुई, इसके अलावा कितने वर्षों के अंतराल में होती है, अभी प्रेजेंट टाइम पे कुल पशुधन कितना है, कुल गायें कितनी है, कुल भैंसें कितनी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या इनमें से पढ़ा रखा है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा योजनाएं, जो आपके पशुपालन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी हम कवर करेंगे। वर्मी कंपोस्ट, जो गोबर होता है इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, कौन कौन सी विधियां हैं, खाद कैसे बनाते हैं, इसके अंदर एनपीके परसेंटेज कितना होता है, कौन से केचुए की प्रजाति हम काम में लेते हैं, सब हम कवर करेंगे। वर्मी कंपोस्ट के अंदर कौन कौन सी फसलों में फायदेमंद है, कितना डालना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होगा, सब। इसके अलावा पशुशाला की सफाई हम करेंगे। भाई ऐसा थोड़ी है गंदगी हम रखेंगे, अगर गंदगी रखोगे तो रोग वगैरह काफी ज्यादा होंगे, तो सफाई करेंगे। अब सफाई किसके द्वारा करेंगे, फिनाइल के द्वारा करेंगे या कोई अन्य दवाई है, तो सब हम कवर करने वाले हैं। पशुशाला की सफाई, जिसमें हम बर्तनों की सफाई भी पढ़ेंगे, कैसे हमें सफाई करनी है, क्या क्या हम काम में लेंगे। अगला टॉपिक आता है पशु आहार, एनिमल न्यूट्रिशन। जो पशु हैं उसकी डाइट हमें कैसी रखनी। जैसे मान लो कोई ऐसे पशु हैं जो गर्भित हैं, उनकी डाइट अलग होगी, है ना, उनका राशन अलग होगा। संतुलित आहार क्या होता है। इसके अलावा बैल जो होते हैं जो खेतों में कार्य करते हैं, उनकी डाइट क्या होगी, उनकी अलग होगी। बछड़ों की अलग होगी, गाय की अलग होगी, भैंस की अलग होगी। पर्टिकुलर भार पर
अलग अलग डाइट हम देखें तो वो भी हम कवर करेंगे किसके अंदर, पशु आहार के अंदर। अगला चारा फसलें आती है। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको चारे के लिए उगाया जाता है, चारागाह आदि वगैरह हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगला है गौशाला प्रबंधन। वो पॉलीथीन से पर्यावरण व पशुओं को क्या नुकसान होता है। आजकल गांवों से जितनी भी देसी गायें थी, लोगों ने उनको छोड़ दिया। वो गाय कहाँ गई, सिटी जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें आ गई। वहां आके वो कागज, अखबार, पॉलीथीन, जूते, चप्पल ये सब खाती। इससे पशुओं को क्या नुकसान होता है और पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, ये सब हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, ये था आपके एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट सिलेबस जो आपके एनिमल अटेंडेंट के लिए है, जहां से आपके टोटल 45 क्वेश्चन आने वाले। यही वो टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, इनके बाहर आपके नहीं जाएंगे। तो सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, तब जाके आप 45 क्वेश्चन अच्छे से सही कर पाओगे। कहां से पढ़ना है अब मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, कैप्टन एग्रो प्रॉपर एग्रीकल्चर का चैनल, और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छे से इस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे कई सारे, आप देखना बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। इसके अलावा ये भी बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में कब आया है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपको बीच बीच में वीडियो लेक्चर के अंदर बता रखा है। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहने का मतलब है एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट सिलेबस आप फ्री में कवर कर सकते हो। भाई आपने जो अदर आपके हैं उनकी तैयारी आपने कर रखी होगी किसी न किसी कोचिंग से, बट अगर आप एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम, पशुपालन फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत सही है। आप अच्छे से कवर कर सकते हो, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, वहां पर आपको कैप्टन एग्रो सर्च करना है। कैप्टन एग्रो आपने सर्च किया, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है किसकी, एनिमल हस्बेंड्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर करीबन 19-20 वीडियोस हैं। वो सारे आपको देखने हैं। उनके अंदर हमने एलपीएम को पूरा कवर किया हुआ है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया। सेकंड, वेटरनरी साइंस के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए सारे के सारे कवर करवा रखे हैं। इसके अलावा डेयरी साइंस की अगर बात करें तो देखो, डेयरी टेक्नोलॉजी, इसको इतना आसान मत समझना, तो ये भी मैंने आपको बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ाया हुआ है। कई सारे बच्चे हैं जो डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी साइंस से डरते हैं, बट अगर आप लोगों ने एक बार वीडियोस देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अदर वाले जितने टॉपिक है वो भी आपको पढ़ा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ा रखे, उनको भी आपको कवर करवा दिया जाएगा, जैसे कि योजनाएं वगैरह है, कैलेंडर वगैरह है। ये जो 2-4 टॉपिक आपके हैं, इनको भी बहुत जल्द मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो देखो, आप अगर वाकई में एनिमल अटेंडेंट बनना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप ये जो एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस है बहुत आसान है, और इससे आप अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि 45 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका मतलब कोई भी डाउट है इस सिलेबस से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं जो भी आज के वीडियो में मैंने आपको समझाया है, सारा का सारा सिलेबस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।